सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे। होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए। धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। सैली संस्थान में सब ठीक है ना? वो वंश, बच्चे अब वहां नहीं है। क्या? जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मोक्ष भैया की कोई गलती नहीं है। ये महज एक हादसा था। आप खामखा इसे साजिश का नाम दे रहे हैं। अरे वंश, मैं नहीं चाहती कि ये इतनी आसानी से मरे। इसीलिए तो इसकी मौत के साथ खेल रही हूं मैं। अपनी इस प्यारी सी धर्मपत्नी से कहो कि सैली संस्थान के मामले में दखल ना दे। मेरी इजाजत के बिना इसे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है वंश। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वहां पे कुछ तो है जिसे आप छुपाना चाहते हैं। ये वही जगह है जिसके बारे में मैं तुम्हें कह रहा था, और यहाँ हमारे काम में कोई रुकावट नहीं डालेगा। अगर मुझे पता होता कि इसके मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है कि ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए अपने इस पूरे परिवार को तबाह करने पर तुला है, बर्बाद करने पर तुला है, तो मैं इसे कब का खत्म कर चुका होता। अरे ये आप क्या कह रहे हैं गौतम भैया? किससे कह रहे हैं? देख तो लीजिए, हो क्या गया आपको? अरे वंश आपका छोटा भाई है, सगा भाई है। और देखो गौतम भैया, वंश जो भी कर रहा है अपने अपने हक के लिए कर रहा है। आप इससे इसका हक कैसे छीन सकते हो? देखो मोक्ष, अगर ये अपनी मर्यादा भूल जाएगा तो मैं भी इस पर रहम नहीं करने वाला। इसकी एक गलत जिद की वजह से हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ये ऐसा करना चाहता है तो इसके पहले मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। बहुत अच्छे गौतम भैया, कीप इट अप, कीप इट अप। अरे प्लीज गौतम भैया, अब चुप हो जाइए आप, बस बहुत हो गया। आप मेरे वंश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं करूंगा मोक्ष। जब अपने ही शरीर के किसी अंग में जहर फैल जाता है तो उसे वक्त रहते ही अपने ही हाथों से काटकर फेंक देना पड़ता है। और मैं भी इसके साथ यही कर रहा हूं। आज से ये वंश मेरा कोई नहीं। कोई नहीं। चलो संयुक्ता। अरे गौतम भैया जरा सुनिए तो। अरे समझाइए ना, इस सबसे क्या फायदा है? मोक्ष भैया, अरे देखना। मोक्ष भैया, इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस कीजिए आप। अरे लेकिन पगले, इनका इतना गुस्सा होना भी तो ठीक नहीं है ना। ये गुस्से में कहीं तेरा और अपना नुकसान ना कर बैठे। और जिस तरह ये लोग गए हैं, गौतम भैया ये कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे तो सिर्फ तेरी चिंता खाई जा रही है यार।
अगर मुझे पता होता कि इसके मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है तो मैं इसे कब का खत्म कर चुका। जिस तरह ये लोग गए हैं गौतम भैया ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ वैष्णवी? वंश, मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। वंश, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ गौतम भैया की नाराजगी। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। हमें अभी उनके पास जाकर उन्हें समझाना चाहिए कि हम लोग उनके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम तो गौरी की खातिर अर्पिता भाभी का पता लगाना चाहते हैं। देखो वैष्णवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गौतम भैया की बातों से डर गई हो, लेकिन मेरा भरोसा करो, गौतम भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल वो गुस्से में है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अरे बाबा, ट्रस्ट मी। वंश, मैं आपकी बातों पर यकीन करती हूँ, पर आप है कि मेरी बातों पर यकीन करते ही नहीं। किस बात का वैष्णवी? यही वंश कि इस घर में कुछ बुरा हो रहा है। वैष्णवी, तुम बेकार में डर रहे हो। गौतम भैया से मुझे कोई डर नहीं है। अरे गौतम भैया तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ, अब ये सब फालतू वहम अपने दिमाग से निकाल दो और शादी की तैयारियां करो। चलो। वंश, आप जाकर आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। माँ, कल मेरा वो सपना पूरा होने वाला है जिसके बारे में मैं सोचने से भी डरती थी। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वंश मुझे इस तरह से अपनाएंगे। पर माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खुशी के लिबास में एक अनहोनी दस्तक दे रही है। पर मैं क्या करूं माँ? मैं चाहकर भी इस डर से, इस खौफ से बाहर नहीं निकल पा रही। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे इस डर को, इस खौफ को खत्म कर दो, क्योंकि कल हमारी शादी है और मैं वंश को खुश देखना चाहती हूँ। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। विराजिए। पंडित जी, मुंबई जाने के लिए अभी तक आप तैयार नहीं हुए? मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? आज आपकी बेटी की शादी है। हाँ, वो तो है, लेकिन मेरा मन कहता है कि इस समय मेरा वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन पंडित जी, आपके ना जाने से वैष्णवी बेटिया बड़ी दुखी होगी। सही बात है पंडित जी, वैष्णवी बिटिया बड़ी आस लगा के आपकी राह देख रही होगी। वैष्णवी से ज्यादा वो शील कुमार मेरी राह देख रहा होगा। लेकिन ना, इस बार मैं उस शील कुमार की आशाओं को पूरा नहीं होने दूंगा। जिन आशाओं पर हमारा, आपका, पूरे पूरे भदरवा वासियों का अधिकार है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। चाची, चाची मुझे भी कुछ काम दीजिए ना, मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। लेकिन यहाँ तो सारा काम हो चुका है। तुम एक काम करो, अपनी वैष्णवी चाची के पास चले जाओ, ठीक है?
पर वो है कहाँ? वो ऊपर अपने कमरे में है। अच्छा ऐसा करते, हम दोनों चलकर उनको सजाते हैं, ठीक है? हल्दी लगाने का समय भी तो हो गया है ना, ठीक है? मम्मी जी, मैं ऊपर जाकर वैष्णवी को सजाती हूँ। आप थोड़ी देर में सबको लेकर ऊपर आ जाइएगा। हल्दी लगाने की रस्म वहीं कर लेंगे, ठीक है मम्मी जी? अरे बेटा, चलो चलो ऊपर चलते हैं, जल्दी आओ। अब आप हमारी देवरानी से तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि आप दोनों की शादी नहीं हो जाती। अरे ऐसे कैसे भाभी? हाँ चाचू। आप अपने देवर के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं? इससे तो मैं एक पल भी दूर नहीं रह सकता। ओह, इतनी देर में तो मेरी जान ही निकल जाएगी भाभी। चलो वैष्णवी। सुनिए तो भाभी। देवर जी, मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनने वाली अरे हूँ। ऐसे कैसे भाभी? देवर जी, हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं और ढेर सारा काम है। और वैसे भी ये जो जल्दबाजी हो रही है ना, इसकी वजह आप है, क्योंकि आप ही को तो सब्र नहीं हो रहा था। सही कहा आपने भाभी, गलती तो मेरी है। मुझे ही सब्र नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे ले जा सकती हैं, लेकिन कुछ घंटों के लिए। उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए मेरी बन जाएगी और फिर मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा देवर जी, शादी के बाद आप इसे कहीं मत जाने दीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी हमें जाने दीजिए। चलो वैष्णवी। दीदी, क्या हम दोनों सचमुच में नहीं मिल सकते? तो आग है ना, दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अब दोनों का एक दूसरे के बिना एक पल भी दिल नहीं लग रहा है। लेकिन वैष्णवी, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, इसीलिए बन्नो रानी चुपचाप मेरे साथ चलो। जाओ गौरी, अपने चाची को यहाँ से ले जाओ। चलो वैष्णवी, चलो। वंश भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आपकी जब तक वैष्णवी से शादी नहीं हो जाती तब तक आप उसे नहीं मिल सकते। चलिए जाइए यहाँ से। मैं मिल कहाँ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। हेलो, आप उसे देख भी नहीं सकते हो। चलो जाओ 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 वंश भैया। ये वंश भैया ना बहुत बेसब्र हो रहे हैं, शाम तक कभी इंतजार नहीं हो रहा है इनसे। चंडाल योग शुरू हो रहा है, मारक हवन आरंभ किया जाए। वंश अब इस दुनिया में कुछ ही पलों का मेहमान है।
चाची चाची आपके पापा का फोन है। एक मिनट। हेलो बाबूजी, जय माता दी। बाबूजी आप कहाँ हैं? यहाँ शादी की सारी रस्में शुरू हो गई हैं। मैं आ नहीं पाऊंगा बेटा। पर क्यों बाबूजी? बेटा यहाँ वो मैं समझ गई बाबूजी, आप यहाँ आना नहीं चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो इस समय मेरा वहाँ आना उचित नहीं है। लेकिन बाबूजी। वैष्णवी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ, खुश रहो। बाबूजी, अगर आप पाते तो मेरी ये खुशी दुगनी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आवाज सुन ली बस मेरे लिए यही काफी है। मुझे क्षमा करना श्रद्धा। आज हमारी बच्ची के जीवन में सबसे बड़ा दिन है और मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं चाहकर भी उसके घर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो कपटी शील कुमार मेरी बच्ची को मोहरा बनाकर मौके का फायदा उठाएगा और मैं अपनी बच्ची की खुशी के खातिर उसके हाथ की कठपुतली बन जाऊंगा। श्रद्धा, मुझे क्षमा कर दो। मैं लाचार हूँ, मैं लाचार हूँ। श्रद्धा, मुझे क्षमा कर दो। शादी की ये रस्में तो बहुत बार देख ली, मजा तो अब आएगा जब इस घर में हर कोई मौत की रस्म इतने करीब से देखेगा।